मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका मैंने थ्योरम जितनी भी थी जितना भी थ्योरी थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। और मे बी मैंने उसके ऑब्जेक्टिव अभी आपको सेंड नहीं किए हैं, मैं आपको सेंड करूँगा। और न्यूमेरिकल्स मैंने शायद आपको 3-4 सेंड किए हुए थे सॉल्व करने के लिए, कुछ ही बच्चों ने सॉल्व किए थे। आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ बेटा पूरे चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। सिर्फ 7 पॉइंट और पूरा चैप्टर ख़त्म। ध्यान से समझिएगा, ये अगर 7 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप पूरा चैप्टर बहुत इजी समझ पाएंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपका पहला पॉइंट ही था आपका फोर्स। तो क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट इज़ फोर्स? एन एक्शन, मैंने आपको बताया था एम मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, ठीक है, और यहाँ से आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो ये फोर्स क्या होता है? एक ऐसा एक्शन, अगर बेटा इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये कॉपी थी बेटा, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, ये अपनी जगह से मूव कर रही थी, ठीक है। पुल किया या पुश किया तो ये अपनी जगह से मूव कर रही थी। पुल या पुश करने में हम लोग फोर्स ही अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, जब भी आप फोर्स स्टडी करने जा रहे होंगे तो एक ऐसा एक्शन, सिंपल सा क्या बोलेंगे, एन एक्शन बाय विच वी कैन चेंज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन में आपको लिखा चुका हूँ, क्या लिखनी है, एन एक्शन चेंज पोजीशन शेप एंड साइज, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं, क्या बोला जाता है, फोर्स। एक सिंगल डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे, एन एक्शन बाय विच वी कैन चेंज द पोजीशन कॉमा शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स, ठीक है। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एफ से। यूनिट इसका क्या होता है, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, यूनिट होता है न्यूटन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब सिंपल सा है बेटा, फोर्स कितने टाइप के होते थे मैं यहीं पे आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। फोर्स आपके बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट था बैलेंस और सेकेंड था अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स में क्या था, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0। ये एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए एम मास का, हर एक डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दीजिए, चारों डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दीजिए। क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा? कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, बैलेंस फोर्स की। और अगर एक बाकी सारी डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे थे, 20 न्यूटन का एक डायरेक्शन से अप्लाई कर देते हैं, 3 डायरेक्शन से 10 न्यूटन का लगाया, इस डायरेक्शन से आप 20 न्यूटन का लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा? ये कंडीशन बन जाती है बेटा अनबैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट का मतलब बेटा क्या होता है, अगर इधर से 10 न्यूटन लग रहा था तो अब डायरेक्शन इस वाले फोर्स की अपोजिट है ना, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। देखो +10 -10 0, वैसे इधर +10 -10 इधर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सा क्या कह सकते हैं बेटा कि इसका रिजल्टेंट तब 0 था जब बैलेंस फोर्स की कंडीशन थी, और जैसे ही एक डायरेक्शन से हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाएगी, तो रिजल्टेंट इज़ नॉट 0। डेफिनेशन क्या लिखेंगे बैलेंस फोर्स में, इफ़ resultant of all forces acting on any object is 0 then these forces are known as balanced forces, ठीक है। और अगर अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट 0 देन दीज फोर्सेज आर नोन एज अनबैलेंस फोर्सेज, ठीक है। अब आते हैं बेटा इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था जब इनर्शिया पढ़ाया गया था, कि आप वॉल को पुश करते रहिए। वॉल मतलब रूम की जो वॉल होती है उसको पुश करते रहिए। ये आपकी रूम की वॉल थी, लेट कर लेते हैं आपकी रूम की वॉल, इसको बराबर आप पुश करते रहिए। क्या ये अपनी जगह से मूव कर जाती है? इतनी पावर है आप में कि अपनी वॉल को मूव करा पाए? नहीं है ना। तो इनर्शिया क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी पोजीशन चेंजिंग का अपोज करती है। प्रॉपर्टी में भी मैंने ये डेफिनेशन आपको
इनर्शिया की नहीं लिखाई है, ठीक है, सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करा दिया है। कुछ पॉइंट अगर इसमें नए लगे बेटा तो वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। इनर्शिया में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन object which opposes to change in position of rest, or यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, अब बेटा अगर आपको कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो, आपके ऊपर आप खड़े हैं, सिंपल सा कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तो एक कंडीशन ये होगी कि आप उसके फोर्स को रोक पा रहे होंगे, थोड़ी देर तक रोक सकते हैं। कोई ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देता तो आप पीछे की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको अभी वॉल वाला एग्जांपल दिया, जब आप वॉल को पुश कर रहे होंगे तो क्या मूव होती है? नहीं होती है। आप जैसी भी लेके आइए, जैसे ही पुश कराएंगे पूरी वॉल की वॉल पुश हो जाएगी अपने आप। जगह बचे जहाँ पे आप हैंड लगा रहे थे वहाँ पूरे ही निकल जाएंगे, इतना स्पेस बना देगी जेसीबी। तो वो क्या हो गया, जेसीबी क्या कर देगी, उसकी इनर्शिया को ब्रेक कर देगी बेटा, ठीक है। इनर्शिया ब्रेक मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो अपोज कर रही थी पोजीशन चेंजिंग का, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। सिंपल सा बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो इसकी पोजीशन चेंजिंग और यूनिफॉर्म मोशन की जो कंडीशन होती है उसको चेंज करने का अपोज करती है, वो इनर्शिया बोली जाती है, ठीक है। इनर्शिया पे बेस्ड था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया से ही क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताई थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेटा क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन पे है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो रेस्ट की पोजीशन पे ही बना रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये आपका क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनर्शिया अलग चीज़ है, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन उसकी रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो रेस्ट की पोजीशन पे ही बना रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अब सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ बहुत ईजी सा है, लॉ ऑफ मोमेंटम। सिंपल सा क्या है, एफ इक्वल एम ए। सेकेंड लॉ इतने में ही ख़त्म हो जाता है, एफ इक्वल एम ए, सेकेंड लॉ ख़त्म। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन क्या डिनोट करता है, मोमेंटम। और मोमेंट, इसको सेकेंड लॉ को बेटा क्या बोला जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, और सिंपल सा एक फॉर्मूला है एफ इक्वल एम ए इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मोमेंटम। अगर मोमेंटम की बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोमेंटम, सिंपल सा अगर कोई एक वर्ड आपसे पूछा जाता है कि मोमेंटम क्या होता है तो सिर्फ सिंगल सा है आपके लिए, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। लेट कर लेते हैं, एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मोमेंटम में है क्या, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, मोमेंटम बेटा हमेशा पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो मोमेंटम को क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, देखो एसआई यूनिट अगर लिखना है तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक साथ लिखना है तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करते हैं बेटा तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है।
किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, एम मास का ऑब्जेक्ट था, यहाँ से आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अमाउंट सेम होता है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। इसे ही बोला जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या मोशन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सिंपल सा अगर समझना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बेटा क्या लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी अप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अस। दिस इज नोन एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए भी बेटा मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला ही बताऊंगा, सिंपल सा समझिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। कि कोई भी ऑब्जेक्ट m1 मास का और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट थे, u1 u2 वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। स्ट्राइक करने के बाद बेटा m1 मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। तो इनका जो मोमेंटम है, मोमेंटम में देखो बेटा सिर्फ फॉर्मूला क्या है, m इंटू v। जो मोमेंटम है किसका बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट का, वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी और मास था उसका सम और जो फाइनल वेलोसिटी और मास होगा उसका सम, दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पल्स की। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज अ सडन फोर्स। इम्पल्स को क्या बोलेंगे बेटा, सडन फोर्स। सडन फोर्स मीन्स ये एक मास का ऑब्जेक्ट था, कोई अचानक से दौड़ता हुआ आया, इस पर एकदम धक्का मार दिया। जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फुटबॉल को किक करना। आप फुटबॉल को आप ऐसे एकदम स्लोली मूव करके जाके ऐसे तो मूव नहीं करते हैं, दौड़ के जाते हैं एकदम किक करते हैं ना। अगर धीरे से मारेंगे तो फुटबॉल मूव ही नहीं करेगा, या मूव करेगा तो थोड़ी बहुत देर के बाद रुक जाएगा, थोड़ी दूर जाने के बाद। तो फुटबॉल को सडन किक किया जाता है और वो भी एक हैवी फोर्स लगाना पड़ता है। हैवी मतलब बहुत बड़ा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिससे ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, ठीक है ना। तो जितना जो फोर्स हम फुटबॉल को किक करने में अप्लाई करते हैं उसी फोर्स को बोला जाता है बेटा इम्पल्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आई से, और जो इसका फॉर्मूला होता है इसको क्या बोला जाता है, एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी शॉर्ट टाइम पीरियड, डेल्टा टी का मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड। और ये क्या था, फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बेटा आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। जैसे ये बुक रखी, अचानक से आपने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया, तो सडन फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे होते हैं वही इम्पल्स होता है। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं बेटा इसको डेल्टा पी भी लिखा होगा, ठीक है। मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पल्स को डेल्टा पी लिख देते हैं, वैसे आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। सिंपल सा, डेल्टा टी इसलिए लिखा गया बेटा, डेल्टा का मतलब ही होता है शॉर्ट टाइम, या शॉर्ट के लिए किसी भी यूनिट को अगर शॉर्ट रिप्रेजेंट करना है, मिनिमम रिप्रेजेंट करना है, तो उस यूनिट से पहले हम डेल्टा यूज़ कर देते हैं, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे एक ट्रायंगल बना मिले किसी भी यूनिट के आगे, तो ये समझ लेना कि ये इसका कंप्लीट नहीं है, इसका क्या है, शॉर्ट पार्ट लिया गया, छोटा सा। जैसे कि सर्कल था बेटा, अब इसमें से हमने इसका एरिया लेट कर लेते हैं, ए था, टोटल एरिया कितना है इस सर्कल का, ए। और इसमें अगर हमें इतना छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लेट करना है ना, इस सेगमेंट का एरिया अगर लिखना है तो हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा है, ठीक है। अब वही है कि जब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फोर्स, तो फोर्स जितना अप्लाई कर रहे थे वही होगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के आप फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। इतना सा सिर्फ आपका चैप्टर था, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था आपका ये। सिर्फ आपको 7 डेफिनेशन से याद रखनी है। फोर्स, इसी में टाइप्स ऑफ फोर्स हो जाएंगे, इनर्शिया, इसी में आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम दोनों एक साथ हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपका इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी खूब पूछी जाती हैं। अब आपके लिए हिंट भी है, क्लू भी, आप लोग इतनी प्रिपेयर करके रखिएगा अच्छे से। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग।